नमस्कार। बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन दूरदर्शन के बेहद खास और लोकप्रिय कार्यक्रम अपने चहते कार्यक्रम बिहार बिहान में मैं हूं राकेश। दर्शकों, मौसम कितना सुहाना है, चाय पीना तो बस एक बहाना है। ये जो ठंडी ठंडी हवाएं चल रही है, मिट्टी की खुशबू जहन में घुल रही है। मतलब कि हमें तो सुबह का इंतजार होता ही, और वो भी तब जब तपती और भीषण गर्मी के बाद ठंडी ठंडी हवाएं चलने लगती हैं। तो घर से जब निकलते हैं तो मन को तरोताज़ा हवाएं जब छूती हैं तो मिजाज भी ठंडा हो जाता है। और ऐसे मौके में हर किसी को इंतजार रहता है सुहावने मौसम का। और इन्हीं उम्मीद कामनाओं के साथ पुनात का हम स्वागत करते हैं। क्यों स्मिता? बिल्कुल सही बात कही राकेश आपने कि जब सुबह का वक्त हो और इतना सुहाना मौसम हो, बहुत ज़रूरी है कि हम अपने गैजेट से घिरे हुए ज़िंदगी से बाहर निकलें और प्रकृति का आनंद लें। प्रकृति की गोद में समेट कर खुद को, अपने तन और मन दोनों को स्वस्थ रखें। जी हाँ, बिल्कुल दोस्तों, आज का जो वक्त हो गया है ना, वो बिल्कुल हम अपने आसपास एक ऐसी दुनिया बना लिए हैं कि घर के अंदर, ऑफिस के अंदर बैठकर ही हमारी पूरी ज़िंदगी, पूरा दिन खत्म हो जाता है। लेकिन बहुत ज़रूरी है कि हम खुद को खुश रखने के लिए, खुद को स्वस्थ रखने के लिए घर से बाहर निकलें, अपने आसपास के माहौल को, प्रकृति को जिएं और खुश रहें। चलिए स्वागत करते हैं आप सभी का आपके अपने बेहद खास कार्यक्रम बिहार बिहान में, और मैं हूं स्मिता गुप्ता। बिहार बिहान एक ऐसा कार्यक्रम जो आप सभी के दिल के बेहद करीब है, क्योंकि हम अपने इस कार्यक्रम के ज़रिए आप सभी को हर दिन एक नए मेहमान से रूबरू करते हैं और जानते हैं उनके बारे में, उन विशेष किसी विशेष एक विषय के बारे में आपसे चर्चा करते हैं। लेकिन इससे पहले बताते चले, हमारे जीवन में बहुत ज़रूरी है कि हम सुबह के वक्त या पूरे दिन अपने आसपास एक अच्छे माहौल को बनाए रखें। इसके लिए बहुत ज़रूरी है कि अनमोल वचन, कुछ विचारकों द्वारा कहे गए कुछ ऐसी बातें जो हमें जोश से भर देता है, हमें अपने जीवन में बेहतर करने की प्रेरणा देता है। जी हाँ, अनमोल वचन का हमारे जीवन में बहुत खास महत्व है। इसलिए बिहार बिहान अपने इस पहले सेगमेंट में लेकर आता है अनमोल वचन। तो देखते हैं क्या खास है आज हमारे पहले सेगमेंट अनमोल वचन में। डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम ने कहा था, महान सपने देखने वालों के महान सपने हमेशा पूरे होते हैं। चलिए कार्यक्रम को आगे बढ़ाएंगे और बात करेंगे अपने खास मेहमान की। जैसे कि हमने शुरुआत में इसके पहले कहा था कि जो हमारा जो खास कार्यक्रम का जो अंक है मिशन लाइफ, उसके बारे में हम चर्चा करेंगे। और इस पर अधिक जानकारी देने के लिए, अधिक बातचीत करने के लिए आज हमारे खास मेहमान मौजूद हैं। पटना पार्क के डीएफओ हमारे साथ मौजूद हैं, शशिकांत कुमार जी। बहुत बहुत स्वागत सर कार्यक्रम में आपका। नमस्कार। शशिकांत जी, आज हम मिशन लाइफ के बारे में चर्चा कर रहे हैं और पर्यावरण की दृष्टि से ये काफ़ी महत्वपूर्ण भी हो जाता है। और 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस भी मनाया जा रहा है। मिशन लाइफ की जब बात करते हैं तो लाइफ का मतलब होता है कि लाइफ स्टाइल फॉर इन्वायरमेंट, मतलब कि पर्यावरण के प्रति अपनी जीवन शैली को अपनाना। हम जरूर आपसे समझना चाहेंगे इसका मुख्य उद्देश्य क्या है और पूरी दुनिया के लिए मिशन लाइफ कितना जरूरी बन गया है। जैसा कि आपने बताया कि मिशन लाइफ को प्रधानमंत्री जी ने वर्ष 2022 में लॉन्च किया था, और इसका मुख्य उद्देश्य है लोगों को क्लाइमेट चेंज, जलवायु परिवर्तन के लिए जागरूक करना और उसके गंभीर परिणामों से अवगत कराना भी, और किस तरह से जलवायु परिवर्तन को कम करके इन्वायरमेंट के प्रति अपने आप को हम सुटेबल करते हैं, इन्वायरमेंट के प्रति अपने आप को सजग बनाते हैं। इसके लिए मिशन लाइफ की शुरुआत की गई थी। इसमें मुख्य रूप से सभी लोगों को, सभी नागरिकों को इसके प्रति जागरूक बनाना है, इन्वायरमेंट के प्रति। जैसा कि नाम से ही स्पष्ट है कि लाइफस्टाइल इन्वायरमेंट के प्रति कैसा होना है, इससे चीज़ों को बताया जाता है। इसमें छोटी छोटी चीज़ें लोगों को करने की आवश्यकता है, सभी लोगों को, हम में, आप में, सभी लोगों, और इन अराउंड जितने भी लोग हैं उनको छोटी छोटी चीज़ों से बहुत सारी चीज़ें सुधर सकती है। जैसे बोलते हैं ना कि हम सुधरे तो जग सुधरा, तो वैसे ही जैसे कि छोटा छोटा एग्जाम्पल है, जैसे कि अपने घर में रह रहे हैं और अनावश्यक रूप से लाइट जल रही है, उसको स्विच ऑफ कर दें। अनावश्यक रूप से वाटर का टैप लगातार चालू है, उसको बंद कर दें। स्कूल में बच्चों को इसके प्रति जागरूक किया जाता है कि अपने इन अराउंड साफ सफाई रखें। इसके अतिरिक्त उनको जागरूक किया जाता है कि पेड़ पौधे लगाएं। ये तो सभी के लिए अप्लाई। अभी एक एग्जाम्पल है, जैसे गर्मी का मौसम है
और गर्मी के मौसम में हम बोलने वाले जीव तो अपने अनुसार चीज़ों को मांग लेते हैं और कर लेते हैं, पर जो बेजुबान जीव हैं जैसे पशु पक्षी, तो उसके लिए पानी की व्यवस्था करना। तो अभी मैंने चूँकि पटना के सभी पार्क मेरे अधीन हैं, मेरे क्षेत्राधिकार में आते हैं, तो मैंने अपने सभी अधिकारियों को पटना के सभी पार्कों में चिड़ियों के लिए पानी पीने की व्यवस्था रखने का काम सौंपा है और सभी पार्कों में ये कार्य हो रहा है। तो इस तरह से छोटी छोटी चीज़ जलवायु परिवर्तन को रोकने में कारगर सिद्ध हो सकता है। बिल्कुल, मिशन लाइफ की हम बात कर रहे हैं तो मिशन लाइफ केवल पर्यावरण और ज़िंदगी बचाने पर केंद्रित नहीं है, बल्कि इसका सीधा संबंध अर्थव्यवस्था से भी है। इस पर क्या कहना चाहेंगे? बेसिकली क्लाइमेट चेंज का असर तो अर्थव्यवस्था पे डायरेक्ट रूप से पड़ता है। जब जलवायु परिवर्तन होता है तो आपके जो फूड ग्रेन्स है उसकी उत्पादकता पे असर पड़ता है। जो सी का राइज लेवल जो बढ़ता है उसके कारण भी जो इन अराउंड जो देश उस समुद्र के किनारे हैं वहाँ पे भी उसके डूबने का खतरा बढ़ा। बहुत सारी बीमारियाँ, नई बीमारियाँ प्रकट हुई। अभी जैसे गर्मी में बहुत ज़्यादा लू का प्रकोप हो रहा है, तो कहीं ना कहीं ये जलवायु परिवर्तन से जुड़ा हुआ है। असमय बाढ़ आना, असमय सूखा पड़ना, ये सारी चीज़ें। अभी रिसेंटली बिहार में एक घटना आप लोगों ने भी न्यूज़पेपर के माध्यम से देखा होगा, जंगलों में आग। ये भी कहीं ना कहीं मानव जनित है और इसको कहीं ना कहीं बढ़ावा मिल रहा है जलवायु परिवर्तन के कारण। तो मिशन लाइफ बेसिकली इन्वायरमेंट के प्रति सजग करके उसको जलवायु परिवर्तन को टैकल करके और कहीं ना कहीं अर्थव्यवस्था जो हमारी बिगड़ रही है जलवायु परिवर्तन के कारण उसको टैकल करने का एक तरीका। ये बेसिकली ये लॉन्ग टर्म अप्रोच है, लंबा चलने वाली जर्नी है, पर अभी से हम लोग इसके लिए कार्य नहीं करेंगे तो संभवतः बहुत देर हो जाएगी। बिल्कुल जी, बहुत ही मतलब कि सोच समझकर और चूंकि प्लानिंग के साथ इसकी शुरुआत की गई है जी हाँ। केंद्र सरकार की तरफ से, तो सरकार के साथ, राज्य सरकार के साथ, केंद्र सरकार के साथ आम लोगों को भी इसमें जरूर जुड़ना चाहिए। ये इसमें सवाल मेरा ये रहेगा कि इसमें चुनौतियाँ क्या क्या देखने को मिल सकती है और आगे की राह क्या आसान है या फिर मुश्किल है? कितनी चुनौतियों से भरा हुआ है ये मिशन लाइफ? मिशन लाइफ चुनौतियां तो जो भी कार्य हम शुरू करते हैं, नई चीज़ें शुरू करते हैं, उसमें चुनौतियां आती। इसमें मुख्य रूप से लोगों को जन जागरूक करना, ये सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि लोगों को हम मिशन लाइफ के बारे में जितना ज़्यादा से ज़्यादा बता सकते हैं उतना बताएं। लोगों को जितना ज़्यादा से ज़्यादा जागरूक कर सकते हैं उनको जागरूक करें। तो चुनौतियां तो मुख्य रूप से जन जागरूकता को लेके ही, और इस पे खरा उतरने के लिए सरकार अपने स्तर से विभिन्न तरह के कार्यक्रम आयोजित करती है, विभिन्न तरह के प्रोग्राम आयोजित करती है और विभिन्न तरह की गतिविधियां परफॉर्म करती है, ताकि लोगों को मिशन लाइफ और बाकी जलवायु परिवर्तन और डिपार्टमेंट के विभिन्न कार्य हैं उसके बारे में जानकारी प्राप्त हो सके। जैसे हमारे विभाग पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग बिहार सरकार के द्वारा समय समय पे कृषि वानिकी योजना, क्योंकि बिहार में जंगल का क्षेत्र है वो ओनली 7%, तो इतने छोटे क्षेत्र में तो जंगल को हम लोग जंगल का क्षेत्र या पेड़ पौधे के क्षेत्र को इतने बड़े क्षेत्र से अधिक आवरण में होने की आवश्यकता पड़ती है। तो उसके लिए हम किसानों को जोड़ने के लिए समय समय पर उनको जागरूक करने का कार्यक्रम करते हैं और उसके लिए मुख्यमंत्री कृषि वानिकी योजना शुरू की गई है, ताकि वो अपने खेतों में, अपने घर के चारों तरफ समय समय पे पौधे लगाएं और पौधे लगाएं ही नहीं उसको बचाएं, ताकि ये कहीं ना कहीं जलवायु परिवर्तन के असर को सीमित करता है। और जैसे एक पौधा, एक पेड़ बनता है और उससे माइक्रो क्लाइमेट जो क्रिएट होता है, हम अपने जीवन में देखें कि अपनी गाड़ियों को लगाने के लिए पेड़ के छांव में जाते, तो कहीं ना कहीं एक पेड़ जो है वो अपने छोटे से क्षेत्र में अपना माइक्रो क्लाइमेट क्रिएट करता है, जलवायु परिवर्तन के असर को कम करता है। तो इस तरह के कार्यक्रम समय समय पे सरकार के द्वारा चलाई जाती है। जैसे अभी 5 जून विश्व पर्यावरण दिवस आ रहा है, तो इसके लिए भी डिपार्टमेंट अपने स्तर से विभिन्न प्रमंडलों में, विभिन्न जिलों में जागरूकता कार्यक्रम और इसके लिए कार्यक्रम आयोजित करेगी, जिससे लोगों को, जनमानस को जलवायु परिवर्तन और सरकार को जलवायु परिवर्तन से टैकल करने के लिए अन्य सारी योजनाओं के बारे में जानकारी प्राप्त हो सके।
बिल्कुल शशिकांत जी, आपने बताया कि जन जागरूकता बहुत ज़रूरी है। मिशन लाइफ हो, जन जागरूकता की ज़रूरत है। हम सभी जानते हैं कि हमारे लिए अपने आसपास वो प्राकृतिक माहौल बनाना, पेड़ पौधे लगाना, वन संरक्षण करना, पेड़ पौधों की कटाई पर रोक लगाना, ये सब बहुत अत्यावश्यक है। फिर भी कहीं ना कहीं हम इसमें पीछे छूट जाते हैं, हम इस कार्य को पूरी तरह नहीं कर पाते हैं। जब जन जागरूकता की बात करते हैं, कई कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं सरकार के द्वारा, वो जन जन तक किस प्रकार पहुंच पाता है, या किस प्रकार आप लोग पहुंचाते हैं ताकि वो इस क्षेत्र में अधिक से अधिक कार्य करें? पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग समय समय पर विभिन्न आयोजनों का विभिन्न तरह के कार्यक्रम का आयोजन करता है, जिससे लोगों में जन जागरूकता बढ़ती है। इसके अतिरिक्त समाचार पत्रों के माध्यम से भी विभिन्न एड्स के माध्यम से हम लोगों के बीच मास जन जागरूकता फैलाने का कार्य करते हैं। इसके अतिरिक्त समय समय पर नुक्कड़ नाटक कार्यक्रम का आयोजन विभिन्न ब्लॉक्स में किया जाता है, और उसमें पर्यावरण संरक्षण, जल संरक्षण और पेड़ पौधे लगाने के प्रति, और जो वन्य प्राणी है, वन्य जीव हैं, उनके प्रति भी संवेदना रखने के लिए लोगों को जन जागरूक किया जाता है। जी बिल्कुल। जी, एक महत्वपूर्ण सवाल हमारा ये होगा शशिकांत जी कि शिक्षा के क्षेत्र में पर्यावरण का ज्ञान होना, ये मानवीय जीवन के लिए ये कितना सुरक्षा को लेकर होता है? मतलब कि कहने का मतलब है कि मानवीय सुरक्षा को लेकर ये कितना महत्वपूर्ण है? अगर किन्हीं के पास बहुत ज़्यादा ज्ञान, अगर उनके पास पर्यावरण का ज्ञान ना हो तो ये खतरा हो सकता है उनके लिए। इसे किस तरह से समझाना चाहेंगे? बेसिकली जैसा कि हम लोग सभी जानते हैं कि बच्चों को मानसिक विकास में शुरू से ही इस चीज़ को उनको अवगत कराया जाना आवश्यक है कि जलवायु परिवर्तन क्या है, पेड़ पौधे का क्या रोल है, वन्य प्राणी का क्या रोल है, जल संरक्षण का क्या रोल है, मिशन लाइफ का क्या रोल है। तो ये सारी चीज़ें जब वो लोग जानेंगे, समझेंगे, तभी वो एक कुशल नागरिक बन पाएंगे और अपने आप को पर्यावरण के प्रति संवेदनशील पाएंगे। सपोज कीजिए कि अभी कोई बच्चा 5 साल या 10 साल का है और उसको स्कूली शिक्षा में, जैसा अभी तो सभी स्कूली शिक्षा में इन्वायरमेंट के प्रति चैप्टर्स होते हैं और उनको बच्चों को बताया जाता है और उनको समझाया जाता है। सभी स्कूलों, लगभग सभी स्कूलों में विभिन्न कार्यक्रम के माध्यम से बच्चों को जन जागरूक कराया जाता है और उसको पेड़ पौधे लगाने के लिए, उसको बचाने के लिए बच्चों को बताया जाता है। तो इस तरह से पाठ्यक्रम में उनका इंक्लूजन होना, उनके इन्वायरमेंट के पाठ्यक्रम का इंक्लूजन होना और विभिन्न कार्यक्रम के माध्यम से बच्चों को जागरूक करना एक बहुत ही आवश्यक कार्य है, जिसे शिक्षा विभाग और पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग भी समय समय पर स्कूल में जाके और लोगों को जागरूक किया जाता है, बच्चों को जागरूक किया जाता है, वहाँ के शिक्षकों को जागरूक किया जाता है, ताकि पर्यावरण के प्रति वो संवेदनशील बने और एक कुशल नागरिक बन पाए। जी, आपने बहुत बात कही। और ये स्मिता होता है ना कि जब बच्चों में अगर वो बीज बोया जाए पर्यावरण के प्रति शुरू से, तो हमेशा वो आगे चलकर भी हमेशा जागरूक रहते हैं और हमेशा पर्यावरण को सचित को लेकर वो प्रयास भी करते रहते हैं। बिल्कुल, बहुत ज़रूरी है कि वो बचपन से ही, कम उम्र से ही अगर वो शिक्षा दी जाए तो आगे चलकर कहीं न कहीं, कहते हैं ना, जो बोते हैं वो पाते हैं। तो बिल्कुल कुछ बेहतर ही पाएंगे। शशिकांत जी, आप प्रकृति से जुड़े हैं, आपका कार्य क्षेत्र ही ऐसा है कि आपको प्रकृति के आसपास रहना है। ऐसी कोई इच्छा बचपन से थी या प्रकृति के करीब खुद को बचपन से ही महसूस किए, इस क्षेत्र में जाने की योजना, प्लानिंग पहले से हो गई थी या सब कुछ अचानक हुआ? कैसा रहा यह अनुभव? मेरे पिताजी एक किसान हैं जी। तो किसानों का तो कार्य ही मिट्टी, पौधे और बाकी चीज़ों से लगा हुआ रहता है, और एक किसान का पुत्र होने के चलते मेरा भी लगाव उन सारी चीज़ों के प्रति बचपन से ही था। और जब मैंने अपना शिक्षा हासिल करने के लिए जब 12th किया और उसके बाद ग्रेजुएशन के लिए जब स्ट्रीम चुनने का आया, तो मुझे डिफरेंट कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन के माध्यम से जब मैंने ICAR का एग्जामिनेशन क्वालिफाई किया और जब काउंसलिंग के लिए दिल्ली गया, तो वहाँ पे पता चला कि BSc फॉरेस्ट्री नाम का कोई कोर्स होता है। तो जब अंडर ग्रेजुएशन जब आप BSc वानिकी लेते हैं तो पूर्ण रूप से आप वानिकी और वाइल्ड लाइफ के प्रति समर्पित हो जाते हैं और आपका ध्येय भी हो जाता है कि इनको इतना ज़्यादा सेंसिटाइजेशन हो जाता है कि आपका ध्येय हो जाता है कि इन सारी चीज़ों को कंजर्व करें, कैसे लोगों को जागरूक बनाएं और कैसे इन सारी चीज़ों को
वन्य प्राणी है, वन्य प्राणी पे तो आजकल इतना सारा संकट आ रहा है, तो उन सभी चीज़ों पे, जल संरक्षण पे, इन सारी चीज़ों को समाहित करते हुए, और फिर आईएफएस का एग्जामिनेशन होता है, उसको हमने दिया और क्वालिफाई किया, और अपना गृह क्षेत्र ही कार्य करने का अवसर मिला, और इस तरह हम लोग इस मिशन को और पर्यावरण संरक्षण के प्रति कार्य कर रहे हैं। शशिकांत जी, अगर हम भारतीय संस्कृति के इतिहास की बात करें, ऋषि मुनियों के समय में जाएं, उस वक्त भी हमें पर्यावरण संरक्षण के बारे में, प्रकृति के करीब रहने के बारे में कई जानकारियां दी जाती थी। और आज जब हम साइंस कई आविष्कार कर रहा है, कई गैजेट्स का आविष्कार हो रहा है, हम अपने आसपास गैजेट्स से घिरे पड़े हैं। और दूसरी ओर जब हम बिहार की बात करते हैं, क्योंकि आपका कार्य क्षेत्र पटना और बिहार है, जहाँ जंगल केवल 7% है, ऐसे में हमारे यहाँ हर रोज़ हर वर्ष हम देख रहे हैं कि तापमान कितनी तेज़ी से बढ़ रहा है। तो इस भौतिकवादी युग में अगर कह सकते हैं, तो पर्यावरण और अपने हर दिन की ज़रूरतों को, अपने दिनचर्या को, अपनी दैनिक जीवन शैली को किस प्रकार बैलेंस कर सकते हैं? जैसा कि आपने बताया, पूर्व में ऋषि मुनियों के समय में पूरा का पूरा पृथ्वी जो जल क्षेत्र को छोड़ के जंगल से घिरा हुआ था, पर वो कंडीशन धीरे धीरे डिग्रेड होना शुरू हुआ। सन 1800 के लगभग में, जब मतलब उस पीरियड में जब विभिन्न तरह के आविष्कार होना शुरू हुए, इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन आना शुरू हुआ, तो हम लोगों ने विभिन्न माध्यम से जो ग्रीन हाउस गैसेस होता है उसके इमिशन को बहुत तेज़ी से बढ़ाया। लाइक जो फॉसिल फ्यूल का बर्निंग है वो बहुत तेज़ी से बढ़ा, और बाकी सारी चीज़ें भी उससे बढ़ी। अभी उस समय से 1800 से अभी तक लगभग 1.8 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर को साइंटिस्ट का ऐसा दावा है कि बढ़ चुका है। उसके कारण विभिन्न तरह का इम्पैक्ट तो हम लोग देख ही रहे हैं। एज नॉर्मल ह्यूमन बीइंग हम अपने लाइफ में, जैसा मैंने पहले भी बताया था, कि अपने लाइफ में छोटी छोटी चीज़ों को करें, और छोटी छोटी चीज़ों से ही हम पर्यावरण के प्रति आभार व्यक्त कर सकते हैं। अपने आप को आभार ही पर्यावरण के प्रति हम लोगों को व्यक्त करना चाहिए, छोटे छोटे चीज़ों के प्रति, और ये हमारी जिम्मेवारी भी होनी चाहिए, लाइफस्टाइल में शामिल होना चाहिए। जैसे कि लाइट ऑफ करना, या न्यूनतम कागज़ का इस्तेमाल, क्योंकि कागज़ भी एक प्रकार का लकड़ी और पेड़ है। जब हम कागज़ को अनयूज बेकार रूप से यूज़ करते हैं, तो कहीं ना कहीं उसके लिए हम एक पेड़ या उसके पेड़ की टहनियों या बाकी चीज़ों की क्षति करते हैं। इस तरह से पॉलीथीन का यूज, अभी प्रदूषण के क्षेत्र में देखें तो पॉलीथीन का इतना ज़्यादा यूज है। सरकार विभिन्न तरह की योजनाएं ला रही है और विभिन्न तरह के नियम और इसके सुसंगत धाराओं के अंतर्गत कार्रवाई भी करती है, लेकिन वो मैन टू मैन सरकार के पास इतना आदमी नहीं है कि जा सके। तो लोगों को अपने लिए जागरूक होना पड़े। वो जब भी कोई सामान, सपोज हम सब्जी खरीदने जाते हैं या कोई भी सामान खरीदने जाते हैं, तो हम लोगों को थैला लेके जाना चाहिए, कपड़े का थैला लेके जाना चाहिए। जितने भी तरह के पॉल्यूशन है उसमें मेन रूप से पॉलीथीन का बहुत बड़ा योगदान। उसके बाद हम लोग कहीं व्हीकल से जाते हैं, अपनी गाड़ियों से जाते हैं, तो जब ट्रैफिक सिग्नल आता है तो उसको ऑफ कर देना चाहिए। इससे हम कहीं ना कहीं फॉसिल फ्यूल के बचा रहे हैं और उससे कहीं ना कहीं हम पर्यावरण संरक्षण कर रहे हैं। तो ये छोटी छोटी चीज़ें हैं जो अपने जीवन में हम अपने आप को उसके प्रति आभारी बना सकते हैं, उसके प्रति अपने आप के अपने दायित्व को निभा सकते हैं। अब पेड़ पौधे को लगाने के प्रति भी लोगों को जागरूक रहना चाहिए। पहले तो गांव में वैसे भी आम का पेड़, आम की आपको पता है लगभग 1000 वैरायटी है, 1000 तरह के आम पाए जाते हैं, 50,000 वैरायटी ऑफ राइस पाए जाते हैं। तो ये बायोडाइवर्सिटी, ये जैव विविधता को भी कंजर्व करना बहुत ही आवश्यक। इसके लिए विभिन्न तरह की व्यवस्थाएं सरकार के स्तर से और की जाती है। जैसे कि कुछ वन्य प्राणी या कुछ पौधे जो जिनको ऐसा लगता है कि हम जंगल के क्षेत्र या वो जहाँ पे स्थित है वहीं पे बचा सकते हैं, तो उसको इन सीटू कंजर्वेशन करते हैं। जैसे कि वाल्मीकि नगर टाइगर रिजर्व है, तो वहाँ पे टाइगर को हम लोग बचा रहे हैं, वहाँ के जंगलों को बचा रहे हैं। किसी एक टाइगर को प्रॉब्लम हुआ, उसका इलाज करके और फिर उसी के जंगल में लगता है मुफीद लगता है कि यहीं छोड़ेंगे इनके घर में,
तो वो बचेगा या उसके लिए बेहतर होगा, तो उसको इन सिटू कंजर्वेशन कहते हैं। उस पूरे एरिया को कंजर्व करते हैं। और एक सिटू कंजर्वेशन होता है जब उस टाइगर को ऐसा लगता है कि उस पूरे जंगल क्षेत्र में उसको छोड़ते हैं तो उसको बचा पाना या उसके स्वास्थ्य के लिए मुश्किल होगा, तो उसको हम लोग जू शिफ्ट करते हैं और वहाँ पे विभिन्न डॉक्टर्स जो हमारे जू के जो चिकित्सक होते हैं उनके द्वारा उनका इलाज होता है और उनको प्रॉपर केयर में रखा जाता है, तो उसको एक्स सिटू कंजर्वेशन कहते हैं। इसी तरह से पौधे के क्षेत्र में देखा जाए तो विभिन्न तरह के जैविक बोटेनिकल गार्डन बनाए गए हैं, विभिन्न तरह के जीन पूल बैंक है, विभिन्न तरह के आर्बोरेटम है। जैसे आप हमारे पार्क्स में देखिएगा तो मेरा तो फोकस होता है कि जितने ज़्यादा से ज़्यादा नेटिव जो हमारी देसी प्रजाति जो विलुप्त होती जा रही हैं उसको हम अपने पार्क में लगाएं। जैसे बहुत कम ही लोग कुसुम का पेड़ अब देख पाते होंगे, बहेड़ा का पेड़ देख पाते होंगे, तो उस तरह के पौधे, या बांस का भी पौधा धीरे धीरे विलुप्त हो जाता है, तो उस तरह के पौधे को हम लोग अपने पार्क्स में या अपने खाली जगह में लगाते हैं ताकि जो जीन पूल बैंक है हमारा वो बरकरार रहे। जी, और आपने एक महत्वपूर्ण बात कही कि हमेशा पर्यावरण के संरक्षण के प्रति हमें छोटे छोटे काम, छोटे छोटे उपाय करते रहना चाहिए, ताकि ये छोटा उपाय ही, छोटा काम ही हमें एक तरह से देखा जाए तो एक बड़ा मुहिम बनती है और आसपास के लोग इसे देखकर सीखते हैं और वो भी वही करते हैं, उन्हें प्रेरणा मिलती है आपसे। एक और सवाल आपसे रह, चूँकि आप डिविजनल फॉरेस्ट ऑफिसर हैं तो आपकी पोस्टिंग भी रही है, बांका में 3 साल का आपका कार्यकाल रहा है, तो आपसे ये जानना चाहेंगे कि चूंकि एक पुलिस अधीक्षक का काम होता है जिले में कानून व्यवस्था को बनाए रखना, शांति व्यवस्था को बनाए रखना, ठीक उसी तरह एक प्रभागीय वन अधिकारी का भी कर्तव्य होता है, उनका काम होता है वन जीव और वन क्षेत्रों को संरक्षण देना। तो किस तरह की इसमें चुनौतियाँ होती हैं और किस तरह आपके जो अधिकार हैं वो इसमें दिए जाते हैं, जरूर बताएं इसके बारे में, कार्यक्षेत्र का जो दायरा है उसके बारे में भी बताएं। बेसिकली जैसा कि आपने बताया कि मेरा पहला कार्यकाल डीएफओ के रूप में बांका वन प्रमंडल में शुरू हुआ था। वहाँ काम करने का अवसर तो अनलिमिटेड है, स्काई इज द लिमिट, लेकिन उसके साथ साथ जब कोई भी आप कार्य करने जाते हैं तो उसके साथ चुनौतियाँ तो जरूर ही रहती है। जैसे अब जंगल के क्षेत्रों के बारे में चुनौतियों को हम जब आकलन करते हैं तो सबसे बड़ी चुनौती है उसका इंक्रोचमेंट। यहाँ पे हम लोग देखते हैं कि जो एरिया सुरक्षित होता है उसका भी इंक्रोचमेंट हो जाता है। पूरा का पूरा जंगल, विशाल जंगल का क्षेत्र ओपन पड़ा हुआ है, तो उसका इंक्रोचमेंट होने की संभावना रहती है। तो उसको समय समय पे हम लोग इंक्रोचमेंट एविक्शन करते हैं, इंक्रोचमेंट को हटाते। उसके बाद वन्य प्राणियों के लिए सबसे बड़ा प्रॉब्लम होता है गर्मी के दिनों में पानी की समस्या। तो उसके लिए वन्य क्षेत्रों में हम लोग वाटर होल क्रिएट करते हैं, वहाँ पे जानवरों को, वन्य प्राणी को पीने के लिए पानी की व्यवस्था की जाती, ताकि वो रिहायशी इलाके में नहीं आए। एक बार हाथी रिहायशी इलाके में आ जाएगा तो बहुत सारे डैमेज करेगा जी। तो उसको वन्य क्षेत्र में ही उसको खाने के लिए बांस का पौधा या अन्य तरह के जो फूल, बाकी जो वन्य प्राणी हैं उनके लिए फल फूल का पौधा अंदर ही हम लोग नेटिव वैरायटी के लगाते हैं और वाटर होल को क्रिएट करते हैं। इसी तरह से जब आप नए क्षेत्र में काम करने जाते हैं, वहाँ इंक्रोचमेंट होता है, तो कभी कभी लोगों के गुस्सा का भी हम लोगों को सामना करना पड़ता है। पर उन सारी चीज़ों को उनको समझा के कि ये आपके लिए हो रहा है, इन सारी चीज़ों को आपके लिए कर रहा है, इस तरह से उन लोगों को समझा के और उनको भी इस मुहिम में जोड़ के हम लोग आगे बढ़ाते हैं। बिल्कुल शशिकांत जी, आपने बताया कि वन्य क्षेत्र में बहुत सारे जीव जंतु हैं, बहुत सारे पेड़ पौधे हैं जो विलुप्त होते जा रहे हैं। हम देश के अन्य राज्यों की जब बात करते हैं जहां जंगल का क्षेत्र काफ़ी विशाल है, वहां के वन अधिकारियों के लिए कार्य क्षेत्र भी अत्यधिक है। उनके पास रिसर्च करने के लिए, उसके बारे में अनुभव प्राप्त करने के लिए काफ़ी अनेक उनकी सीमाएं अनंत हैं। लेकिन जब अपने बिहार की बात करते हैं जहां जंगल का क्षेत्र काफ़ी सीमित है, वैसे में आपकी जिम्मेदारियां और बढ़ जाती हैं क्योंकि जंगल की कमी है, पेड़ पौधों की कमी है, इनक्रोचमेंट बढ़ रहा है। हमारे यहाँ अपनी सुख सुविधाओं के लिए, अपने भौतिक सुख सुविधाओं के लिए हम दिन प्रतिदिन नए बिल्डिंग्स, नए ब्रिजेस, नए पुल्स का हम लोग निर्माण कर रहे हैं। ऐसे में आपकी जिम्मेदारी बढ़ जाती है कि किस प्रकार पर्यावरण को संतुलित रखना है और जो छोटे से भाग में हमारा जंगल है उसे भी सुरक्षित रखना है। साथ ही साथ जैसे हमारे यहाँ टाइगर रिजर्वेशन की बात की, जो जीव जंतु विलुप्त हो रहे हैं उन्हें भी संरक्षित करना है। आपका कार्यक्षेत्र यहाँ पर किस प्रकार से बढ़ जाता है? बेसिकली बिहार में जैसा कि मैंने पहले भी बताया कि 7% ही वन क्षेत्र है
और इसके अतिरिक्त हम लोग उसको बढ़ाने के लिए डिफरेंट अप्रोचेज कर रहे हैं। जैसा कि पटना में ही आपने देखा होगा कि पिछले 6-7 सालों में पार्कों का दायरा बहुत ज़्यादा बढ़ा है। वहाँ पे हम लोग दर्शकों और विजिटर्स के लिए तो सुविधाएं क्रिएट करते ही हैं, पर एक उसका बहुत बड़ा भूभाग हम लोग हरित पट्टी के रूप में डेवलप करते हैं। अभी पटना में आप लोग बहुत ही जल्दी मे बी इस महीने या अगले महीने देखना शुरू करेंगे कि जो जैसे आपने बताया फ्लाईओवर्स बन रहे हैं, हमको तो उसमें भी अपॉर्चुनिटी ढूंढना है और उसमें भी हरित पट्टी क्रिएट कैसे हम करें, ये हमको संभावना तलाश करना है। तो अभी डिफरेंट फ्लाईओवर्स के नीचे भी एक हरित पट्टी क्रिएट करने की योजना शुरू होने वाली, कुछ जगह पे शुरू भी हो गई। तो इस तरह से हमको जहाँ भी छोटा सा भी जगह मिलता है तो हम लोगों का ये प्रयास होता है कि उस जगह को हम लोग पूरी तरह से यूटिलाइज करें। जैसे कि मैंने पहले भी बताया कि कृषि वानिकी योजना, किसान के पास अपनी ज़मीन बहुत सारी है और उनकी ज़मीन जैसे उनका मेड़ होता है उस पर पौधे को लगाना, इससे उनको बेनिफिट भी होता है, मॉनेटरी बेनिफिट भी होता है इन लार्ज टाइम में, और उससे पर्यावरण संरक्षण का भी कार्य होता है। तो हमको तो छोटे छोटे जगह पे जैसे पार्कों का में हरित पट्टी का आवरण हो गया। अब रिसेंटली बिहार में पहली बार जो फ्लाईओवर्स हैं उनके नीचे हम लोग सूटेबल प्लांट्स लगा रहे हैं। तो इस तरह से जहाँ भी हमको छोटा जगह मिलता है उस वहाँ पे हम लोग काम करते हैं। ऑफ कोर्स चुनौतियाँ तो आएगी, चुनौतियाँ तो रहती है। जब आपके पास संसाधन सीमित हो तो चुनौतियाँ और ज़्यादा बढ़ती है, लेकिन उसमें से ही हम लोगों को उससे निकलने का तरीका और उसको कैटर करने का तरीका ढूंढना पड़ता है। शशिकांत जी, आपसे जानना चाहेंगे क्योंकि बिहार आपकी जन्मभूमि रही है और अब कर्मभूमि भी है, किंतु जन्मभूमि और कर्मभूमि के बीच का जो सफ़र रहा है वो आपने कई राज्यों का भ्रमण किया है, कई जगह पे पठन पाठन कार्य, ट्रेनिंग, ऐसे बहुत सारे कार्य किए हैं। वहाँ का अनुभव और बिहार में फिर से वापस आकर यहाँ कार्य करना, आपका अनुभव अब तक कैसा रहा? बेसिकली जैसा कि ट्रेनिंग में हम लोगों को IFS की ट्रेनिंग में इंदिरा गांधी नेशनल फॉरेस्ट एकेडमी में देहरादून में होती, और लगभग 7 महीने का हम लोगों का ऑल इंडिया का टूर होता। उसमें लगभग सारे स्टेट्स हम लोग घूमते हैं। सारे स्टेट्स में जो भी एक्टिविटी होती है सरकार की, जो भी जिस तरह के कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं या चलाए जाते हैं, उन सारी चीज़ों को हम लोग वहाँ स्थल पे जाके जानते हैं। और उसके बाद डिफरेंट कैडर्स में जिनको जो अलॉट होता है वहाँ मूव होता है। किस्मत से मुझे बिहार कैडर ही जहाँ जन्मभूमि है वही मुझे अलॉट हुआ और यहाँ काम करने का अनुभव मिला। अभी तक का लगभग 10 साल मुझे सर्विस में आए हुए हो गया है, और अभी तक का सफ़र बेहद ही खुशनुमा ही बोलेंगे, बेहद ही रोमांचकारी रहा है। जहाँ चुनौतियाँ तो आती रहती है, चुनौतियाँ तो डेली ही आएगी, और लगभग हर प्रत्येक दिन आपको उन चुनौतियों से पार पाना, उनसे और वो हर निपटना। कार्य क्षेत्र में हाँ, होता वो है। हर एक कार्य क्षेत्र में होता है। लेकिन हम तो अपने अनुभव के आधार पे ये तो बिल्कुल ही बोलते हैं कि बिहार किसी अन्य दूसरे राज्य से कम नहीं। यहाँ कार्य करने का असीम क्षेत्र है, विभिन्न तरह के कार्य आप कर सकते हैं, अपने इच्छानुसार कार्य कर सकते हैं, अपने हॉबी को आप अपने कार्य क्षेत्र में इन्वॉल्व करके कार्य कर सकते हैं, और इस तरह से यहाँ असीम संभावना है। किसी भी राज्य से यहाँ संभावनाएं कम नहीं हैं, बशर्ते हम उन संभावनाओं को अपॉर्चुनिटी को उसको हम लोग एक कार्य में पूर्ण रूप से परिणत करें। जी बिल्कुल। चूँकि पर्यावरण संरक्षण को लेकर हम बात कर रहे हैं तो एक आखिरी सवाल हमारा ये होगा, क्योंकि पटना पार्क के आप DFO हैं, और चूँकि हम सभी जानते हैं कि जल और जंगल को बचाकर ही हम पर्यावरण का संरक्षण कर सकते हैं, तो पटना में जो पार्कों की स्थिति है उसके बारे में बताएं कि पहले की अपेक्षा कितना ये बदलाव हुआ है और क्या इतना प्रभाव पड़ा है लोगों के आम जीवन शैली पर इसका? हाँ, बेसिकली पटना में पार्कों की शुरुआत, पटना पार्क डिवीज़न का शुरुआत 2018 में हुआ, लेकिन पटना में पार्कों का विकास तो बहुत पूर्व के सालों से चल रहा था, पर वो जितना नागरिकों को, जितना लोगों विजिटर्स को जो सुविधाएं मिलना चाहिए वो नहीं प्राप्त हो रही। तो फिर पटना पार्क प्रमंडल का क्रिएशन हुआ, उद्भव हुआ, जन्म हुआ 2018 में, और उसके बाद से हमारी जर्नी एंडलेस रही है, आगे भी चलती रहेगी, अभी भी चल रही है। जहाँ पे हमारा मोटिव होता है जो हमारे विजिटर्स हैं उनको एक सुखद
इन्वायरमेंट को प्रदान करना, क्योंकि वो कहीं ना कहीं अपने जो भौतिकवादी दुनिया है उसमें घिरे रहते हैं और अपने आप को रिलैक्स करने के लिए, अपने आप को तरोताज़ा करने के लिए और विथ फैमिली वो लोग पार्क में विजिट करते हैं। तो हमारी चुनौतियां भी बढ़ जाती है कि कैसे उनको सेटिस्फाइज करें, हम लोग संतुष्ट करें अपनी सुविधाओं को लेकर। तो पूर्व में पटना में पार्कों की स्थिति बहुत ज़्यादा अच्छी नहीं थी, लेकिन पटना पार्क द्वारा विभिन्न जैसे कि पार्क का सौंदर्यीकरण हो गया, पार्क का उन्मुखीकरण हो गया या नवीनीकरण हो गया, उसके थ्रू हम लोग कार्य करते हैं। उसके बाद विभिन्न पार्कों में हम लोग छोटे छोटे वाटर बॉडी भी क्रिएट करते हैं, ताकि लोग यहाँ पे जाने आए तो जाने कि भाई जो जल संरक्षण है वो क्यों हमारे लिए इम्पोर्टेंट है, पौधे लगाना क्यों इम्पोर्टेंट है। और सरकार द्वारा भी विभिन्न कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं, जैसे माननीय मुख्यमंत्री जी का एक महत्वपूर्ण योजना है जल डैश जीवन डैश हरियाली योजना। वहाँ पे जैसे कि वो अपने विभिन्न भाषणों में हमेशा ही बोलते हैं कि जल और हरियाली के बीच ही जीवन संभव है। तो इसके प्रति भी डिफरेंट डिपार्टमेंट, सरकार के डिफरेंट 11 डिपार्टमेंट्स कार्य कर रहे हैं और लोगों को इसके प्रति जन जागरूक बना रहे हैं और पर्यावरण संरक्षण का संदेश दे रहे हैं। जी बिल्कुल, पर्यावरण संरक्षण का संदेश सभी के लिए अत्यंत आवश्यक है। शशिकांत जी, आपसे जानना चाहेंगे, बहुत सारे छात्र छात्राएं युवा हमारा यह कार्यक्रम देख रहे हैं जिनकी रुचि पर्यावरण संरक्षण की ओर, वन विभाग की ओर, या फिर कहीं ना कहीं भविष्य में वो वन अधिकारी बनना चाहते हैं। उनको किस प्रकार से अभी से किस तरह की तैयारियां करनी चाहिए, कौन से कोर्स करने चाहिए, किस प्रकार से कार्य करना चाहिए ताकि वो एक बेहतर वन अधिकारी बन पाए, उनके लिए क्या संदेश देना चाहेंगे? बेसिकली फॉरेस्ट ऑफिसर के लिए कोई विशेष स्पेसिफिकेशन या विशेष पढ़ने की आवश्यकता नहीं होती। आप जो बच्चे लोग नॉर्मली जो पढ़ रहे हैं उसको मन लगा के पढ़ें, और 12th के बाद यदि जो बिल्कुल ही डेडिकेटेड अपने आप को करना चाहते हैं फॉरेस्ट के प्रति, तो बीएससी फॉरेस्ट्री कोर्स होता है, उसमें वो अपना दाखिला ले सकते हैं। इसके लिए इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च ICAR जो होता है वो राष्ट्रीय स्तर पे परीक्षा का, एंट्रेंस परीक्षा का आयोजन करता है। उसमें आप क्वालिफाई होके देश में विभिन्न कॉलेज हैं फॉरेस्ट्री के, वहाँ पे आप, अब बिहार में भी आ गया मुंगेर वानिकी कॉलेज, यहाँ आप दाखिला ले सकते हैं और अपने कैरियर को उस ओर मोड़ सकते हैं। जी शशिकांत जी, आपने हॉबीज़ के बारे में आपने बताया था कि प्राकृतिक बातें और इसी के साथ साथ स्थानीय पर्यावरण संरक्षण को लेकर आप की रुचि है इसमें, तो इसमें इसे लेकर आप क्या कुछ करते हैं, क्या कुछ करना पसंद है इसे लेकर आप? बेसिकली नेचर टॉक में मैं डिफरेंट स्कूल्स कॉलेज में, जैसे अभी 23 को अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस था, तो इसमें मुझे पटना वुमेंस कॉलेज बुलाया गया था और वहाँ पे मैंने छात्राओं को जाके और जो भी कॉलेज के फैकल्टी थे उनको अपने विचार से उनको अवगत कराया, उनको पर्यावरण संरक्षण के रूप में बताया। तो इस तरह से नेचर टॉक, कभी पार्क्स में ही बच्चे का ग्रुप आता है तो उसको हम लोग संबोधित करते हैं। एक हम लोगों का राजधानी जलाशय नया एरिया क्रिएट हुआ है, वहाँ पे विभिन्न तरह के प्रवासी पक्षी आते हैं, लगभग 45 प्रकार के प्रवासी पक्षी एक साथ, प्रवासी और देसी पक्षी एक साथ आप पटना के सचिवालय तालाब, जिसको आप राजधानी जलाशय बोलते हैं, वहाँ बच्चों का ग्रुप आता है, उसको मैं एड्रेस करता हूँ, उनको मैं जागरूक करता हूँ और पर्यावरण संरक्षण के प्रति डिफरेंट जितने भी एक्टिविटी हैं उसमें मैं मतलब कि रीडली पार्टिसिपेट करता हूँ और लोगों को जागरूक बनाता हूँ। बिल्कुल शशिकांत जी, आज का जो हमारा ये पूरा सेशन था और जितनी चर्चाएं आपने की पर्यावरण से जुड़ी, जलवायु परिवर्तन से जुड़ी, मिशन लाइफ से जुड़ी, ये सारी जानकारियां हम सभी के लिए बहुत अहम थी। शशिकांत जी, आप सुबह के वक्त अपना कीमती समय निकाले और हमारे साथ इतनी सारी जानकारियां साझा की, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। दर्शकों, आपको आज का कार्यक्रम कैसा लगा? आपके सुझाव, आपके विचार हमारे लिए बेहद खास हैं। जी हाँ, इसके लिए बहुत ज़रूरी है कि आप हमें खत लिखें और अपनी सुझाव हमारे साथ साझा करें, और इसके लिए ज़रूरी है कि आपके पास हमारा पता हो। जी हाँ, बिल्कुल, उठाइए कागज़ और कलम और नोट कीजिए हमारा पता।
हमारा पता है कार्यक्रम बिहार बिहान, निदेशक डीडी बिहार, दूरदर्शन केंद्र पटना, फ्रेजर रोड, पटना 800001। आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं। हमारा ईमेल एड्रेस है director@ddkpatna@gmail.com।